ब्लॉगिंग में करियर बनता है। अब ये एक प्रॉब्लम नहीं रहा, अब ये एक क्वेश्चन भी नहीं रहा। क्वेश्चन नहीं रहा। सही क्वेश्चन ये कि ब्लॉगिंग से पैसे कैसे बनते हैं। मेरी लास्ट इनकम रिपोर्ट शायद मैंने $50,000 की कुछ पब्लिश की थी। नमस्ते दोस्तों, आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं मल्टीपल अवार्ड विनिंग इंडिया टॉप ब्लॉगर एंड एफिलिएट मार्केटर, फाउंडर ऑफ शाउट मी लाउड एंड कॉइन सूत्रा, मिस्टर हर्ष अग्रवाल। दुनिया के लाखों ब्लॉगर्स इनसे इंस्पायर होकर ऑनलाइन लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आज हम जानेंगे सतीश के वीडियोस चैनल पर इनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में और साथ ही साथ ऑनलाइन पैसे बनाने के बेहतरीन तरीकों के बारे में। आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं होस्टिंगर। अगर आप अपना ब्लॉग या वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं तो होस्टिंगर के साथ अच्छे प्राइस में जबरदस्त स्पीड के साथ शुरू कर सकते हैं, जहां आपको मिलेगा फ्री डोमेन एंड फ्री SSL। जोरदार लाइक्स के साथ स्वागत कीजिए इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर मिस्टर हर्ष अग्रवाल का। दोस्तों, अगर मैं बताना चाहूँ तो जो मेरी ज़िंदगी बदली है, जो मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी ब्लॉगिंग से, तो उसका पूरा श्रेय जाता है हमारे आज के जो गेस्ट है मिस्टर हर्ष अग्रवाल। स्वागत है सर हमारे चैनल पर। थैंक यू। सर मैं चाहूँगा कि छोटा सा इंट्रो दे दीजिए। वैसे आपको तो लोग जानते ही हैं, काफ़ी आप पॉपुलर हो। इवन अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि इंडिया टॉप ब्लॉगर तो सबसे पहले सर का नाम आता है। फिर भी सर छोटा सा इंट्रो एक बनता है। राइट। सो बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे। मैं हर्ष अग्रवाल हूँ, एक एक्सीडेंटल ब्लॉगर हूँ। मैंने ब्लॉगिंग 2008 में स्टार्ट की थी। ब्लॉगिंग से पहले मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी और मैं एक्सेंचर में प्लेस था। तो उस टाइम मुझे ब्लॉगिंग के बारे में पता चला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जो भी मेरे अंदर विचार है मैं उनको लिख सकता हूँ और मैं लोगों तक पहुँचा सकता हूँ और एट द टॉप ऑफ इट उससे पैसे भी बन सकते हैं। तो मैंने कहा यार ये चीज़ ना दुनिया में हर किसी को पता होनी चाहिए, बिकॉज दुनिया में लोगों को पता ही नहीं है। इनफैक्ट 2008 के टाइम में ऑनलाइन पैसे बनाना एक ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो लोग बिलीव करेंगे। अब अभी भी लोग नहीं बिलीव करते, अभी भी बिलीव अभी भी नहीं करते। और 2008 में तो उस टाइम बहुत अलग था। तो जब मुझे ये पता चला मैंने कहा यार दुनिया में सबको ये बताता हूँ। और शाउट मी लाउड मैंने स्टार्ट किया था एज अ टेक ब्लॉग, बट जब मेरे एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे बनने लग गए मैंने कहा अब ये लोगों को यही बताता हूँ कि ब्लॉगिंग से पैसे कैसे बनते हैं। तो मैंने शाउट मी लाउड का नीश जो है टॉपिक है वो चेंज होकर टेक्नोलॉजी से ब्लॉगिंग के ऊपर आ गया। मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया में ज़्यादातर जो ब्लॉगर्स जो बने हैं आपके बाद, तो सारे ज़्यादातर आपसे ही इंस्पायर्ड हैं। इवन मैं उनमें से खुद हूँ और मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू किया अपने चैनल पे ब्लॉगर्स का। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कहाँ से सीखा था, तो सब लोग आपका नाम लेते हैं। तो मैंने सोचा कि जब इंस्पिरेशन हमारे हर्ष अग्रवाल सर है तो इनको भी चैनल पर बुलाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सर हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ और क्या क्या है, क्योंकि जब दौर 2008 की अगर बात करें तो उस टाइम पे काफ़ी नया था ये। आई थिंक इंडिया में काफ़ी कम लोग कर रहे थे, अभी भी काफ़ी लोग कर रहे हैं, बट ज़्यादातर लोग करना चाहते हैं ऑनलाइन। कुछ उनको लगता ही नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप क्या बताना चाहेंगे आपके नज़रिए से, अगर हम ऑनलाइन दुनिया को देखें कितनी बड़ी फील्ड है? दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी इज़ टेकिंग ओवर। टेक्नोलॉजी अब एक टाइम था लोग पूछते थे ब्लॉगिंग का क्या होगा। अब इस्टेब्लिश हो चुका है ब्लॉगिंग में करियर बनता है। यू आर एन एग्जाम्पल। यस राइट, ब्लॉगिंग में करियर बनता है। अब ये एक प्रॉब्लम नहीं रहा, अब ये एक क्वेश्चन भी नहीं रहा। क्वेश्चन नहीं रहा। सही क्वेश्चन ये कि ब्लॉगिंग से पैसे कैसे बनते हैं। बट पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ब्लॉगिंग एज अ वर्ड चेंज हो चुका है। अब आप ब्लॉगर नहीं रहे हो, अब आप क्रिएटर बन चुके हो। बिकॉज अब आप सिर्फ ब्लॉग पे कंटेंट नहीं क्रिएट करते हो, आप सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करते हो, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हो, पॉडकास्टिंग में कंटेंट क्रिएट करते हो। तो मीडियम चेंज हो गया है। सो सिर्फ एक ब्लॉगर बन के आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो। अब आप हो क्रिएटर। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लगेगा जब ये वर्ड आप देखोगे कि ब्लॉगर वर्ड पीछे होता जा रहा है, क्रिएटर वर्ड सामने आता जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्रिएटर हो। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि इससे क्रिएटर बन के पैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं कि जो जहाँ उन्हें लोगों की सक्सेस दिखी वो वही चीज़ करने चल जाते हैं। करेक्ट, एंड इट्स नॉट रॉन्ग। ठीक है, जो इंस्पिरेशन दिखता है आप वही उसी आप लाइन पे आगे बढ़ते जाते हो। वहाँ पे मैटर करता है टाइमिंग, कि आप किस टाइम पे आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे कोई अगर ब्लॉगिंग टॉपिक पे अगर आज के डेट में ब्लॉग स्टार्ट करना चाहता है या एक टेक ब्लॉग पे, तो ये बहुत हाई कॉम्पिटिटिव नीश है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि आप ऐसा टॉपिक पकड़े जिस पे आज कोई बात नहीं कर रहा है बट इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, पूरी दुनिया इसके बारे में ढूंढ रही है। और ये एक एग्जांपल है, ऐसे हज़ारों एग्जांपल है।
AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AR हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी, टेक में, ठीक है। तो इस टाइप के टॉपिक्स ढूंढना इज द आर्ट एंड द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। जिसने ये वाला फिगर आउट कर लिया उसको सक्सेस होने से, उसकी सक्सेस उसके लिए और इजी हो जाएगा। बट अगर थोड़ा सा हम इसको सिंपल करते हैं, ज़्यादातर जब हम सीखते हैं ब्लॉगिंग तो उस दौरान पे यही कहा जाता है कि जो चीज़ें आपको पसंद है या फिर जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज़ है उसके अराउंड आप अपना ब्लॉग बनाओ या फिर जो भी आप कंटेंट बना रहे हो। तो यहाँ पे जैसे आपने कुछ निशेष के नाम लिए, जैसे AI हो गया, AR हो गया, तो अगर किसी को इसमें नॉलेज नहीं है बट उसको ब्लॉगिंग करनी है तो कैसे स्टार्ट करेगा? तो उनको पॉइंट वही है कि उनको टॉपिक ढूंढना पड़ेगा। मैं तो टेक की बात कर रहा हूँ, टेक की बात कर बट फैशन में बहुत सारे टॉपिक हैं, सोलो ट्रैवलिंग हो गई, राइट, लाइफस्टाइल में बहुत सारे टॉपिक आ गए आपके, सोशल सर्विस में बहुत सारे टॉपिक आ गए, फाइनेंस इज अ वेरी गुड टॉपिक। मतलब उन टॉपिक पे जहाँ पे कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है, जहाँ पे एडवर्टाइजर्स हैं, बिकॉज बहुत बार लोग क्या करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं बट वो मोनेटाइज नहीं कर पाते, बिकॉज एडवर्टाइजर ही नहीं है, ठीक है। जो ध्रुव का एक है कि वो टॉपिक पकड़ो जो कोई बात नहीं कर रहा है, उसको आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा वो टॉपिक, बट अगर आपने उस टॉपिक पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी सबसे पहले तो आपको विनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आप ब्लॉगिंग को स्क्रैच से सीखना चाहते हैं तो मैंने उस पर पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया कि कैसे ब्लॉग को शुरू करना है, कैसे ब्लॉग पोस्ट लिखना है और कैसे ब्लॉग पर ट्रैफिक लाना है, और साथ ही साथ आप ब्लॉग से पैसे कैसे कमा सकते हैं। ब्लॉग शुरू करने के लिए जरूरत पड़ेगी होस्टिंग की। आप होस्टिंगर के साथ अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। 159 रुपये पर मंथ वाले प्लान में आपको मिलेगा फ्री डोमेन और फ्री SSL, और साथ ही साथ आपको जबरदस्त स्पीड के साथ जबरदस्त सपोर्ट। होस्टिंग को बाई करते समय अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं सतीश के, तो आपको मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट। दोस्तों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं अगर आप शेयर करना चाहें तो पहले आप शाउट मी लाउड वेबसाइट पे अपनी अर्निंग रिपोर्ट्स दिखाया करते थे हर महीने की। आई थिंक फिर आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, वो दिखाना बंद कर दिया, क्या रीज़न था इसका? उसके 2-3 रीज़न थे। पहला, मेरा पर्पस जो रिवेन्यू शेयर करने का था या इनकम और एक्सपेंसेस शेयर करने का था, क्योंकि उस टाइम ब्लॉगिंग एक एस्टैब्लिश बिजनेस नहीं था, इंडस्ट्री नहीं थी। मेरा पर्पस ये था कि मैं लोगों को बताऊं कि यार आप ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हो। ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये 8-10 एडवर्टाइज़र है जो मुझे इतने पैसे भेजते हैं और ऐसे भेजते हैं, और ये मेरे 10 एक्सपेंसेस हैं, ये मेरी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है। अब अगर आपको ये चमकता है तो आप इसको फॉलो करो और आगे बढ़ते जाओ। फिर एक टाइम आया, मेरी लास्ट इनकम रिपोर्ट शायद मैंने $50,000 की कुछ पब्लिश की थी। मैंने कहा यार हो गया, जो मेरा पर्पस था कि मुझे इस्टेब्लिश करना था ब्लॉगिंग एज अ बिजनेस, वो मैंने कर दिया। मेरे लोगों को पता है, अब मेरे बाद बहुत सारे ब्लॉगर आए जो इस पूरे सिस्टम को फॉलो करते हुए अब वो आगे लेके जा रहे हैं। तो मेरा मिशन ये था कि मैं ब्लॉगिंग को एज अ बिजनेस इस्टेब्लिश करूँ, और मुझे एक टाइम के बाद लगा कि मैंने अपना मिशन अचीव कर लिया है। अब उसके बाद ना वो ब्रैगिंग हो जाती है, उसके बाद वो लोग उसको परसीव नहीं कर पा रहे थे कि अच्छा इतने पैसे बना रहे हो, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि यार मेरा जो काम था, मेरी इनकम रिपोर्ट आज भी है, आपने वो देख लिया, आपको समझ में आ गया ब्लॉगिंग से पैसे बनते। तो इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं अर्निंग रिपोर्ट्स दिखाने के? फर्स्ट डेट को बैठ के अपनी पूरी इनकम और एक्सपेंस रिपोर्ट बनानी पड़ती थी। सेकेंड मुझे था कि मुझे पर्पस नहीं दिखा। मुझे उसके बाद लगा कि यार $50,000 अ मंथ इज़ अ वेरी गुड अमाउंट, कि अगर जिसको वो अमाउंट दिख गया, समझ में आ गया कि हाँ ये एक करियर ऑप्शन है जिससे इतने पैसे बन सकते हैं, वो उसको फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं भी कभी कभी अपनी अर्निंग रिपोर्ट्स दिखाता हूँ, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर हूँ आपसे ही कि आप दिखाते थे। एंड मेरा जो उसके पीछे का जो मोटिव है कि लोगों को लगता ही नहीं है कि ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं, एंड कितने कमाए जा सकते हैं उनको कुछ आइडिया नहीं लग पाता था। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अर्निंग रिपोर्ट्स दिखाते ताकि लोगों को अंदाज़ा लग सके कि अच्छा इतना काम करने पे इतना मिल सकता है, हम इसको करियर के रूप में ले सकते हैं कि नहीं। एंड आई थिंक आपके अर्निंग रिपोर्ट्स की वजह से ही मैंने कोई जॉब नहीं करी। जैसा कि आप बोलते हो बॉस फ्री लाइफ, मुझे भी वो किक कर गई, यार ये चीज़ बड़ी सही है कि यार बॉस फ्री लाइफ जीनी है तो कुछ ऐसा करते हैं। फिर मैंने उसके बाद सीखना शुरू किया था, एंड अराउंड मुझे 3-3.5 साल लगे खुद को इस्टेब्लिश करने में और फुल टाइम ले जाने में। तो ये सबसे बड़ा टेक अवे है सतीश, कि जो टाइम आप बता रहे हो ना 3-3.5 साल, उस लेवल पे पहुंचने के लिए, बिकॉज आपने नाम के साथ फेम भी, आपने पैसों के साथ फेम भी कमाया है, उस लेवल पे पहुंचने में 3-3.5 साल आराम से लगते हैं। बट एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा, और सही आंसर है इट कुड टेक 6 मंथ, 1 साल, डिपेंडिंग या आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। रिटर्न तो तभी आएगा जब आप इन्वेस्ट करोगे, और आपके सीखने की वो जो टेंडेंसी है कितनी प्रबल है, हंगर कितनी है, कितनी भूख कितनी है। करेक्ट।
ओके, सो हर्ष सर, आप 2008 से कर रहे हो और आज 2021 अभी ख़त्म होने वाला है, तो इतने टाइम पीरियड में या फिर पहले जो एग्जिस्टिंग जैसे टेक्स्ट वगैरह एग्जिस्ट करता था या फिर अब थोड़ा सा कम हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, या फिर और भी लोग बातें करते हैं कि टेक्स्ट में चीज़ें कम कंज्यूम की जा रही हैं, वीडियोस ज़्यादा बन रहे हैं, वीडियोस लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है फ्यूचर? तो ये फैक्ट है। सी अगेन वो क्रिएटर वाला पॉइंट आ गया कि आपके पास एक थॉट है, आपने कुछ सीखा, अब आप लोगों को सिखाना चाहते हो। पहला क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए कि लोग सीखना किस मीडियम में चाहते हैं। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि सिर्फ टेक्स्ट में ही सीखे जा सकते हैं, जो शायद वीडियो में भी बन नहीं सकते, बहुत चैलेंजेस हैं। बट बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि वीडियो में ही मज़ा आता है सीखने में। फूड एग्जाम्पल, आप खाना बनाना सीख रहे हो, यूट्यूब वीडियोस देखा, बहुत ईजिली सीख गए, टेक्स्ट में मज़ा नहीं आएगा। वही अगर आप ऑडियो में सिखाएंगे तो शायद वो मज़ा नहीं आएगा। करेक्ट। बट अगर आप मोटिवेशन की बात करें, इंस्पिरेशन की बात करें, तो ऑडियो फॉर्म भी काफ़ी होता है, इसलिए पॉडकास्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। द वे मैं इनको ऐसे देखता हूँ कि मेरे पास एक थॉट है, मेरे पास एक नॉलेज है जो मुझे लोगों को डाउनलोड करवाना है। वो मैं कैसे कर रहा हूँ? टेक्स्ट भी है, वीडियो भी है, ऑडियो भी है। तो जो फॉर्मेट उस टॉपिक के लिए बेस्ट है उस पर मैं कंटेंट बनाता हूँ। उसके हैक भी है कि आपने गूगल में सर्च किया उस टॉपिक में, अगर आप उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो जो टॉपिक ऑलरेडी गूगल में, गूगल आपको दिखा देगा वीडियो या टेक्स्ट। अगर वीडियो कंटेंट ज़्यादा है तो ये वीडियो टॉपिक है, अगर ये टेक्स्ट कंटेंट ज़्यादा है तो शायद टेक्स्ट टॉपिक है। तो ये एक अप्रोच आप ले सकते हो। तो जैसे ज़्यादातर सवाल ये रहते हैं या फिर कई लोग डाउट में रहते हैं कि जो ब्लॉगर्स पहले पैसा कमा रहे थे ब्लॉगिंग से, वो अब वीडियोस क्यों बना रहे हैं, उनकी गाड़ी चल नहीं रही है, वो ऐसा डाउट रखते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? इवोल्यूशन, अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बंदा टेक्स्ट पे ही कंटेंट बना रहा हो, वो टेक्स्ट ही करता रहे, आई थिंक वो आप लिमिट कर रहे हो। करेक्ट यार। इवोल्यूशन इज द ट्रू नेचर। इवॉल्व तो आदमी करेगा, परिवर्तन संसार का नियम है कहा जाता है। एग्जैक्टली। तो ये परिवर्तन, अब ये थोड़ी ना कि ये वीडियो हमेशा चलेंगे। करेक्ट। हम कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल को वर्चुअल रियलिटी आ रही है, कल को आप वही कंटेंट वर्चुअल रियलिटी डिवाइस के लिए बनाओगे 10 साल में। 10 साल में ये चेंज आएगा। तो ये इवोल्यूशन तो होना ही है। जो आदमी इवॉल्व नहीं करता है, वो बहुत सारे ब्लॉगर ऐसे हैं जो कि अपने करियर में या करियर से बाहर आ चुके हैं बिकॉज वो इवॉल्व नहीं किया टाइम के साथ। तो शाउट मी लाउड के अलावा आप क्या क्या कर रहे हो? शाउट मी लाउड के अलावा मेरे एक और ब्रांड है कॉइनसूत्रा, जो मैंने 2016 में स्टार्ट किया था। ओके। और एक क्रिप्टो के ऊपर बेस्ड है। क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, क्रिप्टो। तो 2015 के आसपास की बात है, मैं बाली में था और मैंने बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी के बारे में और डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया। मेरे पास टाइम था, मैं फ्री टाइम था। तो जब मैंने उसकी फिलॉसफी देखी, डिसेंट्रलाइजेशन, इट डज नॉट मैटर कि आप एक शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, या फिर आप बहुत अमीर हो या बहुत गरीब हो, कोई मैटर नहीं करता। आप कहीं से, अफ्रीका से हो या इंडिया से हो या यूएस से हो, एवरीवन इज कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। हर कोई इस न्यू फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट हो सकता है। वो बिटकॉइन की ऑफरिंग थी। तो जब मैंने इसकी फ़िलॉसफी देखी, मैंने कहा फ़िलॉसफी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब टेक्नोलॉजी देखा जाए, जब मैंने टेक देखा, और टेक मुझे समझ में आता है, मैंने कहा टेक भी रॉक सॉलिड है, पूरा क्रिप्टोग्राफी के ऊपर है, और ये चीज़ तो बहुत आगे जानी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत टेक्निकल था, और मुझे क्या आता है, टेक्निकल चीज़ों को सिंप्लीफाई करना। मैंने कहा लेट मी डू समथिंग न्यू, कुछ और नया करते हैं। तो कॉइनसूत्रा लॉन्च कर दिया। ग्रेट। तो इतने टाइम पहले आपने शुरू किया, बट अभी भी लोग डाउट खाते हैं क्रिप्टो एंड ऑल पे काफ़ी, क्योंकि मुझे लगता है इसके बारे में काफ़ी नेगेटिव चीज़ें भी वायरल होती हैं, न्यूज़ में आती हैं कि कई लोगों का लाइक हैक हो जाता है, हैकिंग वगैरह भी हो रहा है, और कई लोग बोल रहे हैं कि इसको नेगेटिव वे में भी काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? तो एक टर्म कहते हैं, फर्स्ट कम्स द इनोवेशन, देन कम्स द रेगुलेशन। मतलब पहले इनोवेशन आता है, उसके बाद रूल्स और रेगुलेशन आते हैं उन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए। तो बिटकॉइन का इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो उसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री नहीं है। Okay. सबसे पहले वो डार्क वेब पे यूज़ होता था, लोग उसको ड्रग्स और इन चीज़ों को खरीदने के लिए यूज़ करते थे। तो वो बिटकॉइन का फर्स्ट यूज़ केस था। उसके बाद वो पेमेंट सिस्टम की तरह यूज़ होने लग गया। अब अगर आप देखोगे तो अल साल्वाडोर करके एक कंट्री है, उसने उसको लीगल टेंडर बना दिया। आप एक चीज़ सोचो, 10 साल पहले जिस पे लोगों को डाउट था, आज वो एक कंट्री का लीगल टेंडर है। तो यार डाउट का सवाल कहाँ रहता है? डाउट इसलिए है बिकॉज आपने तो पढ़ाई नहीं की, आपने तो बस ये सुना है कि बिटकॉइन तो आज 40 लाख रुपए का हो गया। आपने ये नहीं देखा कि बिटकॉइन की ऑफरिंग क्या है, वो करता क्या है, लोग इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, टेक्नोलॉजी क्या है उसके बिहाइंड। तो जब आप ये पढ़ लोगे ना तो आपके डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। बट डाउट करना अच्छी बात है,
बट डाउट बिना एक्शन के सिर्फ डाउट करते रह जाओगे तो आप वोट मिस कर जाओगे जो लोग कर रहे हैं। राइट तो अभी आपके हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि इंडिया में अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिजिटल करेंसी कुछ लॉन्च हो रहा है, तो सो वो गवर्नमेंट जो लॉन्च करी है उसको कहते हैं CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एंड उस पर मैं और डिटेल में बताता हूँ। ओके तो अभी क्या हो रहा है, अभी हमें बैंक जो हमारा मनी सिस्टम है, सो इट्स कॉल्ड लेयर्ड मनी, और एक बहुत अच्छी बुक है लेयर्ड मनी बाय निक भाटिया, तो जो इंटरेस्टेड इन इस प्रोसेस को समझने में वो इस बुक को पढ़ सकते हैं। सो CBDC का सिंपल रूल ये है कि भाई अभी क्या होता है, अभी RBI है, बैंक्स हैं, फिर हम लोग हैं, जो मनी राउट होता है वो RBI से बैंक की तरफ जाता है, फिर हमारे पास जाता है। CBDC के बाद शायद ये होगा कि RBI ने पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कोविड के कारण कुछ 10,000 रुपये सब आधार कार्ड ओनर्स को देना है, तो बैंक के थ्रू जाने से अच्छा बटन दबाया सीधे आपके अकाउंट में पैसे आ गए। तो एक तो मिडिल मैन खत्म हुआ, ओके टाइम फ्रेम खत्म हुआ, एफिशिएंसी बढ़ गई। बट जो आपने एक टर्म यूज़ किया था डिसेंट्रलाइज, तो यहाँ पे वो तो चीज़ नहीं है क्योंकि ये तो कंट्रोल है। कंट्रोल है, कंट्रोल चीज़ें बुरी नहीं है, सेंट्रलाइजेशन बुरा है अच्छा है। अब ये आपके व्यू पॉइंट पे डिपेंड करता है कि अगर आप आपके पास पावर है, पावर को कैसे यूज़ कर रहे हो, मिसयूज़ कर रहे हो तो बुरा है, जो जनरली हो जाता है। सेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम है कि पावर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, आज आपके पास 100 रुपये, उस 100 रुपये की वैल्यू 10 साल बाद क्या रहेगी? कम होती जाएगी, 40 रुपये 30 रुपये। गलत नहीं है ये, जस्ट बिकॉज कुछ लोगों ने डिसाइड किया जिनके पास पावर है कि भाई हम और मनी प्रिंट करते जाते हैं, ये बहुत फेयर नहीं है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट आ जाता है, पावर वाली बात नहीं, ये पॉइंट आ जाता है फाइनेंशियल सिस्टम, जिस फाइनेंशियल सिस्टम जिसके लिए हम सारे दिन रात काम करते हैं। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी, किसी के लिए भी पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम है, वो इतना पुराना भी नहीं है। अगर हम फाइनेंशियल सिस्टम की हिस्ट्री देखें, 500 साल पुरानी फाइनेंशियल सिस्टम की हिस्ट्री है। 1973 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था, जो हमारे US डॉलर था पहला, जिसको पूरे वर्ल्ड ने अडॉप्ट किया उसके बाद, वो गोल्ड से बैकड होता था। आई थिंक 1973 या 1963 में जेम्स डिक्सन जो उस टाइम के वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म कर दिया। ओके उसका मतलब वो जितना चाहे उतना पैसा छाप सकते हैं। एग्जैक्टली वो बैकअप नहीं है, वो गोल्ड से बैकअप नहीं है। तो यार ये तो गलत हो गया, ये तो गलत है। एंड इवन रिसेंटली आई थिंक कोविड के बाद US ने काफ़ी पैसे छापे हैं। काफ़ी पैसे छापे, इसके मतलब आप देखोगे स्टॉक प्राइसेस ऊपर हो चुके हैं, मार्केट ऊपर हो चुका है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, बिकॉज अब जब आप मार्केट में कुछ खरीदने जाओगे तो पैसे उसी चीज़ के आप डबल पैसे देने वाले हो या दे रहे हो ऑलरेडी। तो ये प्रॉब्लम है। अब वही अगर हम सबसे अगर एक इनपुट लिया जाता कि भाई हमें और ये पैसे प्रिंट करने, हम करें ना करें, तब लोग अपनी राय देते हैं। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन में ये राइट आप लोगों के पास आ जाता है। एक और आखिरी सवाल मेरा रहेगा इसी से रिलेटेड। अभी जो थोड़े दिनों पहले डिप आया था, बिटकॉइन एंड ऑल सारे कॉइन गिर गए थे, आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर क्या होने वाला, कितना और बढ़ सकता है, कुछ आइडिया? सो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी अभी $2.5 ट्रिलियन की मार्केट है। 2.5 ट्रिलियन डॉलर। गोल्ड $10 ट्रिलियन से ज़्यादा की मार्केट कैप है। बिटकॉइन को बोलते हैं डिजिटल गोल्ड, ठीक है, बिकॉज इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती है। बट आई मीन एप्पल से ऑरेंज को कंपेयर वाली बात हो गई, बट नोशनली हम ये बोलते हैं कि बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है। आई थिंक बिटकॉइन का मार्केट कैप कुछ 800 मिलियन है, अब एक्यूरेटली चेक करना पड़ेगा। बट पॉइंट ये है कि बिटकॉइन को अभी 10x और होना है गोल्ड के बराबर आने के लिए, कंपैरिजन की अगर हम बात करें। तो अगर मैं इस थ्योरी को लेके आगे बढ़ता हूँ तो बिटकॉइन यहाँ से कम 10x कर सकता है। ये तो रही बात क्रिप्टो के बारे में, जो इनका एक और प्रोजेक्ट है कॉइनसूत्रा। तो सर को काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी टाइम से उसके बारे में रिसर्च एंड ऑल कर रहे हैं, तो इन्होंने शेयर किया। अभी मैं जानना चाहूँगा आपके अभी करंट में रेवेन्यू सोर्सेज क्या क्या है? सो पहले तो मेरे ब्लॉगिंग से रेवेन्यू सोर्सेज है अपने, एडसेंस है, एफिलिएट मार्केटिंग है। एडसेंस मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट जो यूट्यूब से थोड़े बहुत आते हैं वो आते हैं, बट मोस्टली एफिलिएट मार्केटिंग है। कोर्सेज हैं, शाउट मिल आउट के कोर्स है, कॉइनसूत्रा के कोर्सेज हैं। देन ट्रेडिंग है, देन इन्वेस्टिंग है। तो जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैंने अगर पिछले 4 सालों में बहुत ज़्यादा मेहनत की है जो चीज़ सीखने की, वो इन्वेस्टिंग के बारे में सीखा है। कि मैंने कहा यार स्टॉक मार्केट द जनरल इन्वेस्टिंग ऑल्सो, कि भाई इन्वेस्टिंग कैसे करूँ। और इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग अगर मैं पूरा को पूरा करूँगा तो शायद मैं रात में सो भी ना पाऊँ, जो बहुत लोगों के साथ होता है। तो मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ। मेरी लाइफ का फंडा ये है कि फ्रीडम और पीस,
दो चीज़ और हैप्पीनेस, ये चीज़ें मुझे चाहिए। तो उसके लिए है कि इन्वेस्ट करके आप भूल जाओ, मनी अपना काम करता रहेगा। तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक, यूएस स्टॉक, क्रिप्टो, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, तो ये कुछ एवेन्यूज़ हैं जिस पे मेरा फोकस रहता है। तो ट्रेडिंग भी करते हो आप? ट्रेडिंग करता हूँ, नॉट डे ट्रेडिंग, वो मैं स्ट्रैटेजीज शेयर करता हूँ, थोड़ी देर में शेयर करता हूँ कि कैसे वो ट्रेडिंग आप भी कर सकते हो जिसमें आपको हेडेक कभी ना हो। तो आप बता सकते हैं अभी? ठीक है, सो मान लो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, 10% ऊपर नीचे जाना नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। तो जैसे हमारा एक रहता है कि रिसर्च बहुत करता है, एंड वी फाइंड जेम्स जो 10x और 100x ग्रोथ दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल सुशी ले लेते हैं या फैंटम ले लेते हैं, फैंटम करके एक कॉइन है, ठीक है, वो शायद यहाँ से अभी 50x कर जाए या 10x कर जाए। वो 10x वो 6 मंथ में करे, एक साल में करे, ये हमें नहीं पता, ठीक है। इन्वेस्ट करते, मेरे पास 100 रुपये है, मैंने 80 रुपये उस पर इन्वेस्ट कर दिए, वो मैं भूल गया। 20 रुपये जो है मेरे पास, उससे मैं खेल रहा हूँ। ओके, मैंने अभी खरीदा, मैंने उसको सीधा ऑर्डर लगा दिया 10% के बाद बेचने का। वो जब बिक गया फिर खरीदा, फिर 10% का लगा दिया। एक मोबाइल ऐप है, एक सर्विस है 3 कॉमर्स करके, ओके, वो आप अपने बाइनेंस अकाउंट से कनेक्ट करें, बहुत इजी प्रोसेस है। सीधे जिस 100 रुपये पे खरीदा, सीधा 110 पे सेल ऑर्डर लगा दिया, वो अपने आप 110 पे पहुंचेगा, बेच दिया, खत्म। ग्रेट। तो हर्ष सर, मैं चाहूँगा कि अभी हम लोग थोड़ा क्रिप्टो सेट के अभी ब्लॉगिंग वाले पे फिर से शिफ्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन आता है लोगों के माइंड में, जो एसईओ है, लोगों को लगता है डेड होता जा रहा है, कि ज़्यादातर लोग पेड मार्केटिंग से ही काम चला रहे हैं। आपको क्या लगता है, या फिर कंपटीशन की वजह से लोग एसईओ उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं लोग? सो फैक्ट ये है कि पीपीसी आपको तुरंत रिटर्न देता है। तुरंत रिटर्न देता है। आपने 1 लाख रुपए लगाए, आपको सीधा जो भी उसका रिटर्न होगा, जो भी 10 आपने जिस हिसाब से आपने ऑप्टिमाइज किया, वो रिटर्न तुरंत मिल जाएगा। सो इज पीपीसी गुड? बहुत, वेरी गुड। एसईओ इज अ स्लो प्रोसेस। आपने आज एसईओ इम्प्लीमेंट किया, 5 महीने बाद उसको रिजल्ट आने लग गया, बट फ्री ट्रैफिक, पैसे आपके नहीं लग रहे। नाउ एज अ ब्लॉगर आपके पास पैसे नहीं है, एज अ क्रिएटर आपके पास पैसे नहीं है, एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास लाख रुपए नहीं है, मैं पीपीसी में इन्वेस्ट करूँ। 10,000 भी कर सकते हो, करना भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम एसईओ पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज उसका जो रिटर्न आता है वो बहुत अल्टीमेट रिटर्न आता है ना। आपका इन्वेस्टमेंट तो जीरो है, आप नॉलेज अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, टेक्निकल है, आप खुद से सीख के करो या किसी एसईओ पर्सन को हायर करके कराओ, बट एसईओ भी करना चाहिए। एसईओ चैलेंजिंग हो रहा है, यस हो रहा है, बट इस पे मैं आपको अपनी पुरानी पॉइंट पे ले जाऊंगा। अगर आप उसी टॉपिक पे आपकी वेबसाइट है जिस पे हज़ारों पेजेस ऑलरेडी हैं, तो मुश्किल होगा। बट अगर आपकी उस टॉपिक पे पेजेस है जिस पे किसी ने गूगल पे लिखा ही नहीं है, तो गूगल को तो रिक्वायरमेंट है ऐसे पेजेस की, ऐसे लोगों की जो ऐसे टॉपिक पे लिखें जिस टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रहा है, तो आपका एसईओ विल बी पीस ऑफ केक। नाइस। तो अगर मैं बोलूँ कि सही अप्रोच क्या है, अगर न्यू वेबसाइट है, न्यू ब्लॉग है, उसको हमें एसईओ करने के लिए अगर पॉइंटर्स में अगर आप बताना चाहें, क्या सही अप्रोच होगा? सो 3 सेगमेंट होते हैं। सो ऑन साइट एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ साइट एसईओ, ठीक है। एक साइट का स्ट्रक्चर बन गया कि गूगल के जो बॉट आते हैं वो कैसे नेविगेट करेंगे। वो आज के डेट में अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो तो योस्ट एसईओ या रैंक मैथ, उन एसईओ प्लगइन को यूज़ करके बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। सेकेंड आपका आ जाता है कि आप कंटेंट जो लिख रहे हो वो गूगल को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कि किस टॉपिक पे, किस कीवर्ड को आप फोकस कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत बार स्टार्टिंग में जब लोग स्टार्ट करते हैं, अगर ब्लॉगर्स की स्पेशली बात करें, तो वो बहुत सारी चीज़ों को एक ही आर्टिकल में लिख देते हैं, और बहुत कॉमन है, वो स्टार्टिंग में होता ही है। बट जैसे आप समझ में आता है, जैसे आप थोड़े से मैच्योर हो जाते हो इस लाइन में, तब आप उस टॉपिक पे ऑप्टिमाइज़ करने लग जाते हो, सो दैट गूगल को भी समझ में आए कि आप किस कीवर्ड के लिए लिख रहे हो, लोगों को भी क्लैरिटी मिले कि वो उसी टॉपिक के बारे में पढ़ें जिस टॉपिक पे लिखना चाहिए। ये थोड़ा लिमिटिंग फैक्टर भी बहुत बार हो जाता है, बिकॉज आजकल तो सब कुछ टूल्स के थ्रू हो जाता है, बट ये तो फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा आ जाता है आपके बैकलिंक्स। बैकलिंक एक भरोसा है भाई, आपने बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, बट किसी ने लिंक ही नहीं किया। गूगल क्या है, गूगल तो कोई बंदा तो बैठा हुआ नहीं है, वो तो प्रोग्राम है। प्रोग्राम ने कहा कि यार अगर इस पेज को 100 लिंक, अच्छी क्वालिटी लिंक आ रहे हैं अच्छी साइट से, तो शायद ये पेज अच्छा होगा। उसके बाद बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं, बट ये वाले फैक्टर्स पे बैकलिंक मैटर्स अ लॉट। और अभी एक नया फैक्टर आया, पेज स्पीड। हाँ, गूगल ने कहा, डिटरमाइन किया कि भाई अगर आपकी पेज स्पीड अच्छी नहीं है तो लोगों को बुरा एक्सपीरियंस मिल रहा है। करेक्ट। तो आप अगर ऐसा है तो आपकी रैंकिंग डाउन कर देंगे।
अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, 2 सेकंड में लोड हो रहा है, 1 सेकंड में लोड हो रहा है, तो आपकी रैंकिंग ऊपर कर देंगे। बट ये स्टैंड अलोन रैंकिंग फैक्टर सारे नहीं है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो इट्स गेट कॉम्प्लिकेटेड। SEO इज कॉम्प्लिकेटेड, SEO इज नॉट ईजी, PPC इज ऑल्सो नॉट ईजी, SEO इज नॉट ईजी। बट अगेन अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। सेकेंड, आपके पास कितना टाइम है वो मैटर करता है कि आप कितना टाइम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हर्ष सर, आप एक बॉस फ्री लाइफ जी रहे हो जब से आपने शुरू किया ब्लॉगिंग, एंड उसके बाद काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर होकर वो लोग भी बॉस फ्री लाइफ जी रहे हैं, खुद की मर्जी से चीज़ें कर रहे हैं, हम 1-2 घंटा काम करके पैसे कमा रहे हैं। क्या लोगों के मन में अभी भी डाउट है, तो क्या ब्लॉगिंग हमें रिच बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, बट जैसे मैंने बोला, सिर्फ ब्लॉगिंग मे बी प्रॉब्लमेटिक। यू हैव टू थिंक, एक क्रिएटर की तरह सोचना पड़ेगा। क्रिएटर की तरह सोचना। सिर्फ ब्लॉग पे मत सोचो, ब्रांड बिल्ड करो। क्या बिल्ड करो? ब्रांड। यूट्यूब पे है, ब्लॉग पे है, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे है, पॉडकास्ट पे है। आप एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, एक ब्रांड क्रिएट करो और उसको आगे लेते जाओ। और सिर्फ कंटेंट क्रिएट मत करो, कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करो। वो मिस्टेक बहुत बार लोग कर लेते हैं कि कंटेंट बहुत अच्छा क्रिएट कर लेते हैं, बोलते हैं यार ट्रैफिक ही नहीं आ रहा, क्या करूँ? भाई ट्रैफिक, वही तो प्रॉब्लम है ना। जब तक आप उन लोगों के पास नहीं पहुँचोगे जो उन कंटेंट को ढूंढ रहे हैं, तब तक आप कैसे, आप पास ट्रैफिक आएगा? ट्रैफिक नहीं आएगा तो पैसे नहीं बनेंगे, पैसे नहीं बनेंगे तो शायद वो मोटिवेशन भी नहीं आएगा और आप शायद ब्लॉगिंग छोड़ दोगे। तो ये एक पूरा सर्कल है जिसको आपको कंप्लीट करना है कि पहले अच्छा टॉपिक ढूंढना है, एक ब्रांड बनाना है। और ब्रांड बनाना बहुत ईजी भी है, टफ भी है, ठीक है। एक टाइम टेकिंग प्रोसेस भी, टाइम टेकिंग प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस है। बट अगर अच्छा ब्रांड बनाना है और फ्यूचर अपना मतलब गारंटेड कंफर्मेशन रखनी है, तो आपको एक ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी है। बट अगर हम सारी चीज़ों को सीखने के बाद एक राइट स्ट्रैटेजी हमें पता चल गया कि ऐसे ऐसे ब्लॉगिंग किया जाता है, तो कितना टाइम लग सकता है पैसे कमाने तक? वही फैक्टर है, पहले आपने किस टॉपिक पे ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, आपने ट्रेनिंग कैसे ली है। बहुत बार लोग होते हैं कि थ्योरी ट्रेनिंग लेके बैठ जाते हैं और बोलते हैं मैं प्रैक्टिकल तो 6 महीने बाद करूँगा जब ट्रेनिंग खत्म होगी। ऐसा थोड़ा ना होता है। जिस दिन आपने ट्रेनिंग ली उसी दिन प्रैक्टिकल भी करोगे, तो वो आपका लर्निंग ना बहुत सॉलिड हो जाता है। और अगर आप इस मीडियम पे आगे बढ़ते जाओगे, मैं बोल रहा हूँ 6 मंथ to 1 year में आपको इतने पैसे मिल जाएंगे कि आप अपने जॉब से साइड होके कि भाई अब मैं बी योर ओन बॉस वाले फैक्टर पे आ गया। ओके, और जब आपने शुरू किया था उस टाइम पे जब आप कर रहे थे, आपने जॉब छोड़ दिया था, तो आपको लोग कैसे आपको देखते थे, लोग कैसे बातें करते थे आपके बारे में? आधे लोगों को तो समझ में नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप कन्विंस कैसे करते थे? ज़रूरत ही नहीं है। लाइक कोई पूछता था कि आप क्या करते हो, कैसे आप समझाते थे उनको? तो जो मुझे लगते थे अच्छे लोग हैं जिनको ब्लॉगिंग के बारे में मुझे बताना चाहिए, बिकॉज वो इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, तो मैं उनको बताता था कि मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं लिखता हूँ और मैं उससे पैसे कमाता हूँ। ग्रेट। जिन लोगों को नहीं समझ में आता था, जहाँ मुझे लगता था मुझे टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, मैं सीधा बोलता था मैं वेब डेवलपर हूँ, वेबसाइट डेवलप करता हूँ। वो सुन के खुश होते हैं, हाँ ये तो मुझे समझ में आ गया। तो वैसे भी लोग थे। ओके। तो मतलब पॉइंट ये है कि उन सवालों पे टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जिससे आपका या सामने वाले का फ़ायदा ना हो। और आपने एक और चीज़ की, जो इनकम रिपोर्ट आपने लास्ट दिखाया था $50,000 का पर मंथ का, तो अगर हमारी ऑडियंस को अगर आप शेयर करना चाहें कि करंट में क्या इनकम चल रहा है? ऑनेस्टली मैंने अपनी इनकम रिपोर्ट देखनी छोड़ दी थी, उसके बाद मैंने फाइनेंस देखना ही छोड़ दिया। इंडिया में जितने भी ब्लॉगर्स हुए हैं, मोस्ट उसमें से ज़्यादातर लोग सर से ही इंस्पायर होकर उन्होंने सीखा था, सर से ही सीखा था, और इनके ब्लॉग्स पढ़ के उन्होंने अपने ब्लॉग्स बनाए और काफ़ी सक्सेसफुल हुए लोग। अगर आप लोग चेक करना चाहें तो हमारे पिछले इंटरव्यूज़ चेक कर सकते हो, जहाँ पर लोग खुद सर का नाम ले रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल लगा होगा, कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सर, जाते जाते आप अगर मेरी ऑडियंस से कुछ बोलना चाहें। मैंने अगर इतने सालों में कुछ एक बात सीखी है, वो ये है कि अगर आप लाइफ में एडवाइस लेते हो जो हमें हर लाइफ के मुकाम में चाहिए होती है, तो वो एडवाइस सिर्फ उन लोगों से लो जो उस पाथ में वॉक कर चुके हैं। बहुत बार हम गलतियाँ क्या करते हैं, हम उन लोगों से एडवाइस ले लेते हैं जो हमसे बड़े हैं, हमें लगता है मैच्योर है, और हम उनसे जाके सीधा एडवाइस ले लेते हैं बिना सोचे समझे कि शायद उनको इस टॉपिक या इन चीज़ों के बारे में ना पता हो। और वो ऑफ कोर्स उनके मन में तो अच्छा ही होता है, वो आपको एडवाइस दे देते हैं, और इंडिया में एडवाइस हर कोई देता है, बट वो एडवाइस आपके शायद काम ना आए। तो अगर आपको लाइफ में हेल्प चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो हमेशा उन लोगों से जाके एडवाइस लेनी चाहिए जिस टॉपिक पे वो ऑलरेडी, जिस चीज़ पे वो ऑलरेडी चल चुका है। थोड़ी मेहनत लगती है इसमें,
तो इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं मिलता, बट उसके बाद जो आपको रिप्लाई मिलता है वो आपके करियर को 10x 100x ग्रोथ दे देता है। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच हर्ष सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप कि ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो गाइस लाइक हो जाना चाहिए, सबसे पहले तो लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, और जो लोग पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो बचाते रहो।